अभी की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, राहुल गांधी पर जो बयान दिया गया था उसके खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। बीजेपी हेडक्वार्टर के पास कांग्रेस ने पुतला फूंका है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने जो बयान दिया था उसी के खिलाफ यह गुस्सा नजर आ रहा है। उनके खिलाफ एक्शन की मांग की जा रही है। रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल को आतंकी नंबर 1 कह दिया था और आप देख रहे हैं उसी के खिलाफ संग्राम की स्थिति नजर आ रही है। कांग्रेस के ये कार्यकर्ता गुस्से में है। बैरिकेडिंग की गई थी इन्हें रोकने के लिए, वहीं पर वो पुतला जलाते हुए नजर आए। आगे बढ़ने से उन्हें रोका गया है। बीजेपी का जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर से वहां तक ये पहुंचना चाहते थे मार्च करते हुए, लेकिन बीच रास्ते में ही लगभग आधा किलोमीटर दूर वहां से इन्हें रोक दिया गया है। और हाथ में पुतले वगैरह लेकर भी ये कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे और पुतले को जब वो आग लगा रहे थे उस दौरान की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिया गया उससे ये गुस्से में है कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता और कुछ और जगहों से भी तस्वीरें आ रही हैं। देखिए हैदराबाद में भी कांग्रेस ने हल्ला बोला है। बिहार की राजधानी पटना में भी विरोध प्रदर्शन किया गया है। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और उनके खिलाफ जिस तरीके की बात कही गई, रवनीत बिट्टू ने उन्हें आतंकवादी नंबर 1 कह दिया था। आप देख रहे हैं किस तरीके का आक्रोश गुस्सा कांग्रेसियों में। आज सुबह से ही आप कांग्रेस के कई नेताओं के बयान भी सुन रहे थे। और आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं अंकित गुप्ता के पास। दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहा है वहीं पर हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। अंकित, अभी क्या कुछ और देख पा रहे हैं आप? अखिलेश, फिलहाल दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहा था वो तो थम गया है, क्योंकि जो प्रदेश स्तर के नेता थे उनको एहतियातन हिरासत में लिया गया यानी कि प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया। और उसके बाद में फिलहाल लगभग कार्यकर्ता यहां से जा चुके हैं। गिने चुने कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है। ये बताइए, प्रदर्शन तो जो है आप लोगों का चला, लेकिन अब मांग क्या, अब आगे क्या? मांग यही है, जिसने भी ये शब्द कहे हैं उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में। लेकिन आपके तमाम नेता तो यहाँ से हिरासत में ले लिए गए ना, वो हट गए। हिरासत में ले लिए, कोई बात नहीं, हम लोग खड़े हैं और फिर आएंगे, रोड पे रोज आएंगे और कोशिश ये रहेगी कि उनके घर तक पहुंचा जाए। जो लोग ये ऐसा कह रहे हैं, जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनके घर तक पहुंचा जाए, क्योंकि ये प्रदर्शन की जो शुरुआत हुई थी वो प्रदेश कांग्रेस समिति का जो दफ्तर है वहां पर हुई थी। और यहाँ की भी अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि अब जो यहाँ पर सन्नाटा पसर चुका। उसकी वजह यही है कि जो कार्यकर्ता आए थे वो अपने अपने घर चले गए हैं और जो नेता थे जो अगुवाई कर रहे थे उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया, यानी कि एहतियातन हिरासत में लिया गया है। निखिल, अगर हम सड़क की तस्वीर दिखा पाए, देखिए यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था और यहाँ से जो प्रदर्शन है वो जाना था, यहाँ से करीबन आधा किलोमीटर दूर बीजेपी का मुख्यालय है। यहाँ सामने बैरिकेड लगा दिए गए थे और कार्यकर्ताओं और नेताओं को यहाँ रोक दिया गया। लेकिन इस सबके बीच में जब कई नेता और कार्यकर्ताओं से हम बात कर रहे थे, हम सवाल यही समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पुलिस में मामला दे दिया गया है, शिकायत दे दी गई है, अब मांग क्या है? तो कई नेताओं का साफ तौर पर कहना था कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कई कार्यकर्ता ऐसे भी थे जिनको उस बारे में बहुत ज्यादा अंदाजा भी नहीं था। तो प्रदर्शन में इस तरीके की अमूमन तस्वीरें दिखती भी हैं, तो यहाँ पर भी कुछ वैसी तस्वीरें दिखी हैं। लेकिन जो कांग्रेस के जो नेता है इस वक्त जो है यह कार्यकर्ता है जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश भर में, उनका यही कहना है कि कानूनी कार्रवाई की तो मांग की ही जा रही है, लेकिन अब मांग की जा रही है कि खुद प्रधानमंत्री से कि ऐसे नेताओं के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। बिल्कुल। और ये जो प्रदर्शन है ये पटना में भी इसकी तस्वीर नजर आई है। दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हैदराबाद की तस्वीर भी सामने आई है। पटना में किस तरीके से प्रदर्शन हुआ समझते हैं जरा। मेरे सहयोगी शशांक इस वक्त हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। शशांक, पटना में भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, पुतला दहन किया गया है, उसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाए हैं। हमारे साथ बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं। ये जो आप लोग सड़कों पर उतरे हैं रवनीत बिट्टू के खिलाफ, क्या मैसेज देने की कोशिश है? रवनीत बिट्टू खुद कांग्रेस के सांसद रहे हैं, हार गए हैं तब उधर गए हैं। उनके दादा कांग्रेस पार्टी से ही मुख्यमंत्री रहे हैं, आतंकवादी के शिकार हुए हैं और तब वो राहुल गांधी को आतंकवादी कहते हैं। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री के कहने पे किए हैं। इनको बर्खास्ती हो, इन पे कानूनी कार्रवाई हो। और बिट्टू जी के बदले में एक बात मात्र कहनी है कि कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो बोटी देख के मालिक बदलते हैं और बोटी देख के भौंकते हैं, उसी में से। देखिए कांग्रेस के और भी नेता यहाँ पे सड़कों पे हैं, आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महिलाएं भी हैं। ये बताइए, क्या बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के इशारे पे बिट्टू बार बार राहुल गांधी के खिलाफ में बयानबाजी कर रहे हैं? बिल्कुल, उनको इसी के लिए रखा गया है। हमारे 56 इंच के सीना के माननीय प्रधानमंत्री है, वो इसलिए इस भाड़े के टट्टू को रखे हैं क्योंकि बार बार, और ये देखिए किसी भी लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही शर्मनाक है।
और नेता प्रतिपक्ष जो युवाओं के धड़कन है और साथ ही साथ हमारे जो मुद्दे हैं उनको उठाते रहें, तो ये एकमात्र षड्यंत्र है, षड्यंत्र है उनके खिलाफ, उनको दुष्प्रचार कर जनता को दिग्भ्रमित करने का। ये बताइए, बिट्टू माफी नहीं मांग रहे, कल भी उन्होंने बयान दिया और पप्पू का दिया। देखिए, वो खुद ही फट्टू है, वो डरा हुआ है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने भारतीय जनता पार्टी के चमचागिरी में अपने आकाओं को खुश करने के लिए उसका प्रयास है कि किस तरह से गंदे शब्दों का प्रयोग करें। जिंदगी भर उसने कांग्रेस की रोटी खाई, कांग्रेस ने क्या नहीं दिया। आज इस तरह की भाषा का प्रयोग करना निश्चित रूप से यह लोकतंत्र का अपमान है। पुलिस को भी इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। नेताओं का जो गुस्सा है वो समझा जा सकता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और अंकित भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए थे। जिन बयानों को लेकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर हैं, वो बयान आपको दिखाते हैं। गांधी ने बयान दिया है, वही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेट ग्रुप है, सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है। और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है। आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं, जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। महाराष्ट्रात आणि देशामध्ये आरक्षणाच्या मागणीची आग लागलेली असतानाच त्यातच मागासलेल्या जातींना समाजाच्या बरोबरीने उभं करण्याकरता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामध्ये मागासवर्गीय, आदिवासी, ओबीसी इतर सगळ्या प्रवर्गांना रिझर्वेशन त्या ठिकाणी दिलं। आणि असं असताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी विदेशामध्ये जाऊन माझ्या देशातलं रिझर्वेशन आम्हाला संपवायचं आहे अशा प्रकारचं वक्तव्य त्या ठिकाणी केलं। म्हणजे काँग्रेसचा खरा चेहरा आणि त्याच्या पोटातली मळमळ त्यांनी त्या ठिकाणी ओकून दाखवली। लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये संविधान धोक्यात आहे, संविधानामध्ये हे आपलं आरक्षण संपवणार आहे असा फेक निगेटिव्ह नेरेटिव्ह ठेवून त्यांनी समाजाची मतं घेतली आणि आज ते आरक्षण संपवण्याची भाषा करून आलेत। म्हणजे 100% त्यांना मागासवर्गीयांचं, आदिवासींचं, ओबीसींचं सगळ्यांचं आरक्षण त्या ठिकाणी संपवायचं आहे। या राहुल गांधींनी हे जे शब्द बोलला की आम्हाला आरक्षण संपवायचं आहे, माझं आव्हान आहे की या राहुल गांधीची जो जीभ छाटेल त्याला 11 लाखाचं बक्षीस मी माझ्या वतीने त्या ठिकाणी देईल। नाही, जीभ छाटण्याची भाषा तर योग्य नाहीच आहे, परंतु राहुल गांधी जे आरक्षणाच्या संदर्भात बोलले ते भयानक आहे। आणि त्याच्यामुळं असं जर विपरीत कोणी बोलत असेल, परदेशात जाऊन वात्रटासारखं बोलत असेल तर जीभ छाटू नये, पण जिभेला चटके मात्र दिले पाहिजे। तो किस तरीके के बयान दिए गए, उसके बाद आप देख रहे हैं लोगों का गुस्सा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। और ये हैदराबाद की तस्वीर वो आपके सामने है। यहां भी बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। उस दौरान कुछ नेताओं को हिरासत में लिया गया है। यह हैदराबाद से सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके के बयान पिछले दिनों में दिए गए हैं, उसको लेकर कांग्रेस के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में बहुत गुस्सा है, आक्रोश है। और उसी की परिणति आप देख रहे हैं सड़क पर किस तरीके से बड़ी संख्या में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता उतर गए। देश की राजधानी दिल्ली का हाल आपने देखा, पटना का हाल आपने देखा, यह हैदराबाद की तस्वीर है। यहां पर देख रहे हैं आप कुछ महिला जो कांग्रेस की नेता हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया है पुलिस की तरफ से। तो राहुल गांधी के खिलाफ किस तरीके के बयान दिए गए, चाहे रवनीत बिट्टू वाला बयान हो, आतंकवादी नंबर 1 जो उन्होंने कहा था, जीभ काटने वाली बात हो, ये तमाम बातें जो थीं पिछले दिनों में कही गई, उसको लेकर अब कांग्रेस के अंदर बहुत गुस्सा है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को भी आपने सुना, इस पर वो अपना बयान दे रहे थे। आज सुबह भी कई बयान हमने आपको एबीपी न्यूज पर सुनवाए थे। अब आप देखिए सड़कों पर क्या हाल है। यह हैदराबाद की तस्वीर है जहां पर इन महिला कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं, हाथ में कांग्रेस का झंडा लिए हुए प्रदर्शन करने के लिए उतरी। अनिल बोंडे का जो बयान था उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए कि राहुल की जीभ काटनी नहीं, जला देनी चाहिए। आप देख रहे हैं किस तरीके के हिंसक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी के सांसद हैं अनिल बोंडे, और उनका जो ये बयान है उसको लेकर काफी आलोचना हो रही है कि एक सांसद के क्या ऐसे बोल हो सकते हैं, जो एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति है इस तरह की बात क्यों कह रहा है। और ये रवनीत सिंह बिट्टू का बयान, जो केंद्रीय मंत्री हैं, राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकवादी उन्होंने कह दिया। अब अगली खबर, ठाणे के भिवंडी में गणपति विसर्जन के दौरान बवाल की सूचना है।
एक गुट पर पत्थरबाजी का आरोप लगा है। कुछ आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। आपको बता दें कि भिवंडी में अभी भी तनाव की स्थिति है। तो गणपति विसर्जन के दौरान यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है। एक गुट पर पत्थरबाजी का आरोप लगा, यानी कहा यह गया कि उनकी तरफ से पत्थर फेंके गए। कुछ आरोपी हिरासत में ले लिए गए हैं। यह हंगामे की तस्वीर आप देख सकते हैं। गणपति विसर्जन के मौके पर किस तरीके से धक्का मुक्की हुई, लोग एक दूसरे के खिलाफ वहां पर गुस्से में नजर आ रहे थे। क्योंकि पत्थरबाजी की जो घटना हुई थी उससे इन लोगों में बहुत नाराजगी है। एक गुट के लोगों पर यह आरोप लगा कि उन्होंने पत्थर बरसाए हैं। और भिवंडी में आपको बता दें कि अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हो पाया है, तनावपूर्ण हालात हैं। पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा भीड़ को तितर बितर करने के लिए। गणपति विसर्जन के दौरान इस तरीके के हालात वहां पर बन गए जब कुछ लोगों पर पत्थर फेंके गए। इनका यह इल्जाम था कि एक गुट के लोगों ने इनके ऊपर पत्थर फेंके और उसके बाद आप देखिए लोगों का गुस्सा। और जब ये पत्थरबाजी हो रही थी उस दौरान की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची, भारी संख्या में भीड़ को वहां से तितर बितर किया गया, लाठीचार्ज किया गया। कुछ गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। और पथराव के बाद से ही पूरे इलाके में तनाव है। प्रशासन वहां पर मुस्तैद नजर आ रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द हालात सामान्य किए जाए। जिन लोगों पर आरोप है ऐसे कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। जो महाराष्ट्र के भिवंडी की तस्वीर आपके सामने है। किस तरीके से हंगामा हुआ, किस तरह से वहां पर जब पत्थरबाजी की घटना हुई तो चीख पुकार मच गई थी। वो आवाज भी आप साफ सुन पा रहे होंगे। गणपति विसर्जन के दौरान ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। ठाणे जिले के भिवंडी में हूं। भिवंडी के इस वंजारपट्टी नाके पर कल बहुत तनावपूर्ण वातावरण हो चुका था, क्योंकि यहां से गणपति विसर्जन की मूर्तियां जा रही थी। एक मूर्ति के ऊपर रात 12:30 बजे किसी ने पत्थर फेंका और ऐसा आरोप करते हुए हनुमान मित्र मंडल के कार्यकर्ता और कई सारे धार्मिक संगठन यहां पर आकर ठिया आंदोलन करने लगे। ये आंदोलन जो है वो आखिर में और बढ़ गया और पुलिस के ऊपर और दोनों तरफ से पथराव भी होने लगा। आखिरकार पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद यहाँ पर जमे हुए लोगों ने गाड़ियों की भी मोड़तोड़ की, तोड़फोड़ की। फिलहाल आप देख रहे हो इसी वंजारपट्टी नाके पर। तो ये तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से वहां पर हंगामा हुआ है। भिवंडी के डिप्टी मेयर जो कि पहले थे पूर्व डिप्टी मेयर, उन्होंने कहा कि कुछ अराजक तत्वों ने माहौल खराब किया और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। विसर्जन के दौरान जो हंगामा हुआ वो तस्वीर आपके सामने है। और भिवंडी सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे साथ अक्षय वहां से मौजूद हैं, हमारे संवाददाता। अक्षय, अब क्या स्थिति है, क्या हालात सामान्य हो पाया है? हालात फिलहाल यहाँ पर माहौल पूरा शांततापूर्ण माहौल बनाया रखा है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल भी है। फिर कल रात को इसी वंजारपट्टी नाके के ऊपर पूरी घटना हुई थी, वारदात हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हो SRPF की 2 फौज यहाँ पर मौजूद है। पुलिस बंदोबस्त तगड़ा लगाया हुआ है, क्योंकि कल गणपति विसर्जन का जुलूस निकाला गया था, उस पर पथरा हुआ था। और आज दूसरे दिन ईद का जुलूस यहाँ से निकलने वाला है। इसी रास्ते से ईद का जुलूस जाएगा। जिस रास्ते से ये जाएगा उसी रास्ते पर कल पथरा हुआ था और लोगों के बीच में, 2 गुटों के बीच में ये पथरा हुआ था। उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज करके सबको भगा दिया था। लेकिन आज यहाँ से ईद का जुलूस जाने वाला है, गुजरने वाला है। इसी कारण यहाँ पर आज फिर एक बार पुलिस बहुत बड़े पैमाने पर लगी हुई है। 2 SRPF की टुकड़ियां यहाँ पर है और इसी के साथ पुलिस के एडिशनल CP भी यहाँ पर मौजूद है और पूरा इलाका जो है। एक बात बताइए, जिन लोगों ने पथराव किया था क्या उनकी शिनाख्त हो गई है? क्या ऐसे लोग पकड़े गए हैं? क्योंकि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, इस तरह की सूचना आ रही है। अभी कुछ लोगों को कल रात में ही हिरासत में लिया गया था, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कानूनी सख्त कार्रवाई की गई नहीं है, क्योंकि पुलिस जो है वो फिलहाल CCTV देख रहे हैं, लोगों के मोबाइल फुटेजेस देख रहे हैं और उसके बाद ही पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। 2 FIR भी दाखिल किए गए हैं। रखिएगा, मैं लौटूंगा, कुछ और अपडेट होगा तो। विसर्जन जुलूस पर पथराव पर भड़के गिरिराज सिंह। एक बात और, अभी बड़ी खबर जो सामने आ रही है, उन्होंने कहा कि जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा वहां ऐसे हालात हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग वोट बैंक के कारण कुछ नहीं बोलता।
तो विसर्जन जुलूस पर पथराव पर गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका यह बयान सामने आया है कि मुसलमानों की आबादी जहां ज्यादा वहां ऐसे हालात। और यही नहीं, विपक्ष पर भी उन्होंने भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग वोट बैंक के कारण कुछ नहीं बोलता है। भिवंडी हो या बुल्डाना हो, जहां जहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है वहां तो वो पत्थर चलाते हैं, लेकिन आज देश के अंदर जहां जहां जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ गई है वहां वहां बुल्डाना और भिवंडी बना हुआ है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वोट के खातिर भारत की अस्मिता को खतरे में डाल रहे हैं और ये इनकी जुबान बंद हो रही है। अगर हिंदुओं के मूर्तियों के विसर्जन पर हो रहा है इसका पत्थरबाजी, इसका मतलब भारत माता पर पत्थरबाजी। और अब खबर जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में मतदान के 6 घंटे पूरे हो गए हैं। पोलिंग बूथों पर लगी मतदाताओं की कतार। जम्मू कश्मीर से जो खबर आ रही है, आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक यहां पर वोट डाले जाएंगे। पहले फेज में 7 जिलों की 24 सीटों पर मतदान जारी है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में मतदाता घरों से बाहर निकले हैं। पीडीपी नेता और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने मतदान किया है। उस दौरान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो क्या आम क्या खास, हर कोई आज लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहा है। और जम्मू कश्मीर के लिए यह चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण। 10 सालों के बाद वहां पर विधानसभा का यह चुनाव, और खास बात यह कि 370 जब वहां से खत्म किया गया उसके बाद यह पहला चुनाव है। इल्तिजा मुफ्ती ने भी मतदान किया और उस दौरान आप देख रहे हैं उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। मोड में ही है, तमाम बूथों पर जा रही हैं और अपने वर्करों को संबोधित करके कह रही हैं कि मैं आपके लिए हाजिर हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साध रही हैं और जहां भी वो जा रही हैं वहां पर पीडीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनका जोश हाई हो जा रहा है। और इन सबके बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस आरोप लगा रही है कि बिजबिहारा सीट पर पीडीपी द्वारा बोगस वोटिंग करवाई जा रही है। तो वहीं पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रही हैं। तो कुछ इस तरीके से पहले चरण का मतदान हो रहा है अनंतनाग जिले की बिजबिहारा सीट पर, जो काफी हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि यहां से इल्तिजा मुफ्ती उम्मीदवार हैं। जो मुफ्ती मोहम्मद सईद जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनकी पोती हैं, महबूबा मुफ्ती जो पूर्व मुख्यमंत्री रही जम्मू कश्मीर की, उनकी बेटी हैं। और पहली बार अपनी चुनावी पारी की शुरुआत वो अपने परिवार की पुरानी सीट, इस सीट से महबूबा मुफ्ती भी जीती, मुफ्ती मोहम्मद सईद भी जीते। और इस बार क्या इल्तिजा मुफ्ती जीत पाएंगी, बड़ा सवाल है। लेकिन इस सीट पर यह कहना होगा कि कांटों का मुकाबला है और यही वजह है कि पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हो, कोई भी जो मौका है उसको गंवाना नहीं चाहते। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, अनंतनाग। आपको श्रीनगर लिए चलते हैं, कुलगाम भी ले चलते हैं। मेरे साथ आशीष मेरे सहयोगी श्रीनगर से मौजूद हैं और आसिफ को भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या खबर है आज मतदान में को लेकर, क्या अपडेट आपके पास है? अखिलेश, देखिए अभी तक जो सरकारी तौर पर जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो केवल 11 बजे तक के लिए किए गए हैं, जिसमें 11 बजे तक 26% जो पोलिंग थी वो पूरे जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन इस समय हम कुलगाम के चावलगाम इलाके में मौजूद हैं। जिस जगह पे मौजूद हैं यहाँ पे 3 बूथ है और कुलगाम की बात करें तो 1 बजे तक पूरे कुलगाम जो चुनाव क्षेत्र है यहाँ पे 40% से ज्यादा मतदान हो चुका है। क्योंकि इस समय 1 बजे का समय यानी लंच टाइम है, तो इसीलिए जो पोलिंग बूथ में जो लोगों की संख्या है वो थोड़ी सी घट गई है। यानी लंच टाइम के बाद एक बार फिर से 2 से 6 बजे के बीच यानी अगले 4 घंटों में एक बार फिर इसके जोर पकड़ने की भी उम्मीद है। और कुल मिला के देखें तो जो आधिकारिक तौर पर नहीं लेकिन सूत्रों के हवाले से जो चुनाव आयोग है उनका कहना है कि 40% जो मतदान है वो समूचे जम्मू कश्मीर यानी 7 जिलों की 24 सीटों पर अब तक 40% से ज्यादा मतदान हो चुका है। और अब से थोड़ी देर बाद ये आंकड़े जारी किए जाएंगे। कुल मिला के देखें तो हम पुलवामा में घूमे, हम कुलगाम घूमे, बिल्कुल छोटे में बताइएगा आसिफ, क्या शांतिपूर्ण मतदान की सूचना है हर जगह से बाहर निकल के आ रहे हैं? बिल्कुल अखिलेश, मैं यही बोलने वाला था कि हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से ही मतदान हो रहा है। चुटपुट घटनाएं, ये एक अच्छी बात है, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है वहां पर।
मेरे साथ आशीष भी श्रीनगर से मौजूद हैं। आशीष, कई मायनों में जम्मू कश्मीर का ये चुनाव बहुत ही अहम है, क्योंकि एक तरीके से 370 हटाए जाने के बाद से पहला चुनाव है, तो उस पर भी ये वर्डिक्ट माना जाएगा। आज सुबह मैं सुन रहा था, मनोज सिन्हा से भी आपकी बातचीत हो रही थी। जी, अगर एलजी की बात करूं तो अखिलेश, आपने सुना ही होगा, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि किसी के साथ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो संवैधानिक पद पे अगर नेता बैठे हुए थे, वो किसी को बरगलाए ना, और 370 पर अब कोई गोइंग बैक नहीं हो सकता। बट आप ठीक कह रहे हैं, 370 के बाद उसके एब्रोगेट करने के बाद ये एक बड़ा क्रूशियल इलेक्शंस है। और जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन के दौरान हमने देखा कि बड़ी संख्या में कश्मीर में लोग निकले थे वोट डालने के लिए, वही री एम्फेसाइज कर रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी, और उनको ये उम्मीद थी, वो कह भी रहे थे कि संभव है कि असेंबली में उससे ज़्यादा लोग निकले। मुझे लगता है कि दोपहर का वक्त है, आसिफ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता करके दोबारा से लार्जर नंबर में संभव है कि लोग निकले। आशीष, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, आप नजर बनाकर रखिए, हम अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, आपका भी धन्यवाद। एक के बाद एक धमाकों से लेबनान हिल गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी की स्थिति थी, जिसे भी देखिए वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागता नजर आया। एक साथ सीरियल धमाकों ने हिजबुल्लाह को हिलाकर रख दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा इस बात ने सभी को चौंकाया है, ये धमाके पेजर के जरिए अंजाम दिए गए। वो पेजर जिसे हिजबुल्लाह के लड़ाके एक कवच के तौर पर देखते थे। गुजरे जमाने की ये कम्युनिकेशन डिवाइस अचानक से हिजबुल्लाह के लड़ाकों के लिए बम बन गई। तस्वीर देख रहे हैं आप, किस तरीके से अचानक से अफरा तफरी मची। एक साथ कई जगहों पर ये धमाके हुए। तो लेबनान में पेजर ब्लास्ट कैसे हुआ, किसने किए, इसे लेकर लगातार नए नए दावे भी सामने आ रहे हैं, कई खुलासे हुए हैं। इन सब के बीच हिजबुल्लाह का दावा यही कि इजराइल की सेना ने पेजर तक हाई वोल्टेज वेव भेजी, मैग्नेटिक फ्रिक्शन की वजह से यह धमाका हुआ है। लिथियम बैटरी की वजह से धमाका और बड़ा हो गया। तो हिजबुल्लाह कमांडर ने यह दावा किया है, और इन सब के पीछे इजराइल का हाथ बताया जा रहा है कि वहां के सेना ने इसे अंजाम दिया है। ये पूरी जो साजिश है, जो कॉन्स्पिरेसी है, उसके पीछे इजराइल। तो हिजबुल्लाह के तमाम जो लड़ाके थे वो इस घटना के बाद से बहुत डरे हुए हैं। 500 लड़ाके घायल हुए हैं इसमें, और एक साथ बिल्कुल हर जगह पर धमाका हुआ, एक के बाद एक। जो तस्वीरें वहां से अब सामने आ रही हैं, आप देख रहे हैं, कोई सामान खरीद रहा था, कोई बाजार में मौजूद था, कोई घर पर था, और अचानक से यह धमाका हुआ, पेजर फटने लगे। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक बताया जाता है कि इजराइल की सेना ने इस पेजर तक, यानी जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे, हिजबुल्लाह के जिन लड़ाकों के पास ये पेजर थे, वहां हाई वोल्टेज वेव भेजी गई। मैग्नेटिक फ्रिक्शन की वजह से पेजर में धमाका हुआ, और लिथियम बैटरी की वजह से यह धमाका और बड़ा हो गया। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं। जगविंदर, और क्या पता चल पा रहा है इस घटना को लेकर? देखिए, पता ये चल पा रहा है कि इस पेजर की बहुत सारी खासियत थी, और इसीलिए हिजबुल्लाह ने इसे चुना था, क्योंकि खासियत ये थी कि ये 85 घंटे तक बिना चार्ज किए रह सकता है, ये टूटने का इसका खतरा नहीं रहता, ट्रैकिंग मुश्किल होती है, वाटरप्रूफ है। तो आप ये देखिए कि 25-30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी को हिजबुल्लाह सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि उसे लगता था कि इजरायली फोर्सेस इसको ट्रैक नहीं कर पाएंगी, लेकिन उन्होंने उसे ट्रैक कर लिया। अब आगे के वक्त के लिए खतरा क्या है सबसे बड़ा, अखिलेश? बात यह है कि लिथियम बैटरी का इस्तेमाल, अगर आप इलेक्ट्रिक वाहनों की अगर संख्या बढ़ाने की बात हो रही है, हर देश ये कह रहा है कि बिजली और डीजल के प्रयोग को कम करने के लिए और तेल को बचाने के लिए वो जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात आज हो रही है हर देश में, उसको देखते हुए ये खतरा और बड़ा हो जाता है। लिथियम बैटरी का इस्तेमाल आजकल बहुत सारे, ना सिर्फ वाहनों में हो रहा है, बल्कि जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ रहे हैं उनमें इस तरह की बैटरियों का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसे बढ़ाने की बात हो रही है। ऐसे में ये खतरा जो कि लेबनान से खड़ा हुआ है, ये खतरा पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि किसी ना किसी देश की कहीं ना कहीं दुश्मनी चल रही है। अगर ये टेक्नोलॉजी एक पेजर में इस्तेमाल हो सकती है, तो फिर आप ये मान लीजिए कि ये हर उस देश के लिए बड़ा खतरा है जहां जहां लिथियम बैटरी के इस्तेमाल का प्रयोग बढ़ने वाला है। जगविंदर, ये क्या मोसाद के काम करने का ये तरीका है, वहां की सेना के काम करने का ये तरीका है कि तकनीक का जो भरपूर इस्तेमाल होता है? देखिए, वो ऑलराउंड वर्क करते हैं, आज की बात नहीं है ये। आप अगर देख लें कि दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी में जिन जिन कमांडर्स ने जूइश लोगों पर अत्याचार किया या उनको जेलों में डाला या उनका मास किलिंग की, नरसंहार किया, उन सब लोगों को इन्होंने किस तरह से ढूंढा, कैसे कैसे ये
फ्लाइट्स को जो है अरेंज करके और उन कमांडर्स को बिना उस देश को पता चले हुए किस तरह अपने देश में पहुंचा देते थे। तो ये मोसाद या वहां की जो सिक्योरिटी फोर्सेस या जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये CIA यानी बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं अमेरिकी का जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर, और इनके बहुत सारे ज्वाइंट सेंटर भी चल रहे हैं। अगर इनकी तकनीक की या इनकी कार्यशैली की बात करें तो उसका कोई सानी नहीं है। और ये भी बात है कि यहूदियों के खिलाफ जब जब जिस जिस देश से आवाज उठी, उनको किस तरह से उनकी एजेंसियों ने, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो अन्य मिडिल ईस्ट के देश हों, उनको वहां पर घुसकर किस तरह से उन्होंने ना सिर्फ अपने देश तक पहुंचाया, उनको मारा, ये सब उनके लिए जो है वो बहुत सामान्य बातें हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है कि वो अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। मोसाद हो या वहां की बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज हो, वो अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। उनका दुश्मन जिस चीज को इस्तेमाल कर रहा हो, वो चाहे न्यूक्लियर पावर की बात हो या फिर वो पेजर की बात हो, वो वहीं जाकर उनको धराशायी करते हैं। इस मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है और अमेरिका का इनकी सिक्योरिटी एजेंसीज को बहुत बड़े स्तर पर बैकअप है। बिल्कुल। और इस बीच मेरे साथ संजय कुलकर्णी साहब भी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। ये जो घटना घटी है, जो तस्वीरें कुलकर्णी साहब सामने आ रही हैं, बड़ी चौंकाने वाली तस्वीर है। मतलब ये बताता है कि आने वाले समय में युद्ध का पूरा गणित बदल सकता है। कुलकर्णी साहब, मुझे आप सुन पा रहे हैं? शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। जगविंदर, यही सवाल आपसे कि अब तो आने वाले दिनों में लड़ाई बिल्कुल दूसरे ढंग से होगी, दूसरे लेवल पर होगी। देखिए, अब तोप गोलों के साथ साथ ये सब जो उपकरण होते हैं, ट्रैकिंग सिस्टम होता है, जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतें बन गई हैं। अगर हम आर्थिक तौर पर देखें तो हमारे मोबाइल फोन पर आज हर व्यक्ति के जितने भी बैंक अकाउंट्स होते हैं या डिजिटल पेमेंट्स होती हैं, उसका सारा खाका मोबाइल पर आ गया, पूरा डेटा उपलब्ध रहता है। अगर ऐसे में जैसे चाइना या कंबोडिया की जगह से जिस तरह से ये कॉल सेंटर चलाए जा रहे हैं या फ्रॉड करने के लिए जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये एक आदमी को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात रही कि जानी नुकसान करना है, फिजिकल नुकसान करना है, तो उसके लिए यही डिवाइसेस कैसे हमारी जेब में बम बन सकते हैं, इजराइल ने ये बता दिया। आज इस टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करते हुए कितने सुरक्षित हैं आर्थिक तौर पर और फिजिकल तौर पर, यह सोचने की जरूरत पड़ गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है जगविंदर। और मेरे साथ कुलकर्णी साहब, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है मुझे। धन्यवाद। सर, मैं आपसे यही पूछ रहा था कि इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़ाइयां होंगी आने वाले दिनों में, अब इनका जो गणित है पूरा बदल जाएगा। युद्ध मतलब मैदान में शायद अब युद्ध ना लड़ा जाए, अब तो तकनीक के जरिए लड़ाई होगी। देखिएगा अखिलेश, ये नॉर्मल है। जैसे आप देखते हैं डाटा सॉवरेनिटी के बारे में हम बात करते हैं, चिप वॉर के बारे में बात करते हैं, साइबर वॉरफेयर के बारे में बात करते हैं, तो ये डेफिनेटली एक थर्ड डायमेंशन है। और ये जो चीज है, ये हाइब्रिड वॉरफेयर के तरीके से, जिस प्रकार से अभी इस पेजर को, अब अपने को मालूम है ये पेजर है, कंपनी कोई ताइवान में है जो बना रही है, और वो जो यूरोपियन कंपनी है वो शिपमेंट कर रही है, और शिपमेंट में भी जो इजरायली है, या इजराइल ने माना तो नहीं है कि उन्होंने किया है, पर जो जिसने भी किया है उसको उन्होंने ट्रैक किया है, उस पूरे कंसाइनमेंट को बाहर निकाला, उसको जिस प्रकार से उन्होंने उसके अंदर वो एक्सप्लोसिव डेटोनेट करने के लिए डाला, उसके बाद जिस प्रकार से बैटरीज को कुछ कर, तो ये जो चीजें हैं जो आदमी सोचता है वो कर सकता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल आपसे कुछ भी आप कर सकते हैं कि काबिल है। ये है कि भारत को जरूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं और कई बार तो ऐसे देश से करते हैं जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है। तो ये बहुत हम लोग बार बार जो बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी चीज है जिसको आप कैसे भी, इसलिए बार बिल्कुल, तो बदलते समय में तो अब इस लिहाज से भी आत्मनिर्भर होना बड़ा जरूरी हो गया है, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कुलकर्णी साहब। लेबनान के कई शहर में पेजर ब्लास्ट को लेकर एक नया खुलासा हुआ। ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी के बनाए पेजर में ब्लास्ट हुए हैं। अब कंपनी का यह कहना है कि हिजबुल्लाह जिस पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे, दरअसल वो यूरोप में बनाए गए थे। इस कंपनी की तरफ से यह बात कही गई है। ताइवान की कंपनी है गोल्ड अपोलो, उसकी तरफ से यह बयान दिया गया है कि हिजबुल्लाह के लोग जिस पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे, दरअसल वो यूरोप में बनाए गए थे। यानी कि जहां पर बनाया गया था जगविंदर, वहीं से यह सारा खेल शुरू हो गया होगा, तभी तो इस तरीके से इस साजिश को अंजाम दिया गया होगा। देखिए, इजरायली एजेंट्स की खासियत क्या रहती है, चाहे हीनियस क्राइम हो, चाहे फिर टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई भी क्राइम हो, चाहे वो वॉरफेयर हो, वो जहां से उस चीज को प्रोड्यूस करते हैं
वहीं पे उसको टैप करते हैं जाके और उसमें खामियां निकाल के कैसे वो अपने एक्सपर्ट के जरिए अपने दुश्मन मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसकी सारी तरकीब घड़ी जाती है और इसके लिए वक्त लगाया जाता है, पैसा लगाया जाता है, एसेट लगाया जाता है। अगर आप करें कि एक बार जो है वो फुटबॉल मैच खेलने के लिए उनकी टीम गई थी, उसको आतंकियों ने निशाना बना दिया यूरोपियन कंट्री में, तो उन्होंने उन आतंकियों को खोज कर ना सिर्फ ढूंढा बल्कि उनको मारा भी, और उसके लिए अलग अलग देशों में ऑपरेशन चलाए गए। इसी तरह के एक ऑपरेशन को मैं जानता हूं कि जो लंदन में किया गया था, एक आदमी फंडिंग कर रहा था इजराइल में और वहां गाजा में रहने वाले टेररिस्ट को वो पैसा मिल रहा था। तो 6 महीने का वक्त लगाकर उन्होंने किस तरह से ना सिर्फ मोसाद एजेंट्स ने उसको ढूंढा कि कहां वो लंदन में रह रहा है, कहां से वो पैसा आ रहा है, बल्कि उसको एक ऐसी घटना का शिकार बनाया गया जिसका आज तक ये साबित नहीं हो सका कि ये पूरा ऑपरेशन इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस का था। तो इसमें इजराइल को ना सिर्फ महारत हासिल है बल्कि उनको लंबा चौड़ा 50 साल का तजुर्बा है ये सब कामों को अंजाम देने में। जी बिल्कुल। और देखिए, मीडिया रिपोर्ट के हवाले से एक और खबर आ रही है। पेजर ब्लास्ट में एक और खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि इजराइल की खुफिया एजेंसी ने पीईटीएन के जरिए धमाके कराए। पेजर की बैटरी को ज्यादा गर्म कर दिया गया जिससे धमाके हुए। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह को पेजर की डिलीवरी से पहले मोसाद ने उन्हें कब्जे में ले लिया था। और साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे देख रहे हैं इस घटना को और कैसे इसे अंजाम दिया गया होगा, जरा थोड़ा सरल भाषा में अगर दर्शकों को आप समझाएं। अगर मैं आम भाषा में बात करूं तो ये कहीं ना कहीं एक साइबर सुरक्षा में सेंध के द्वारा किया एक साइबर आक्रमण है। देखिए, आज हम पेजर्स इस्तेमाल करते नहीं, सिर्फ मेडिकल इमरजेंसीज में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन पेजर्स में एक प्रॉब्लम है। वो ये है कि वहां पर साइबर सुरक्षा उतनी प्रबल रूप से डेवलप्ड नहीं है। इसकी वजह से ही आज ये जो हुआ है इसलिए हो पाया है क्योंकि ये किसी न किसी स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर ने इस मोबाइल इस पेजर इकोसिस्टम में घुस के आपने न केवल सेंध करी बल्कि साथ ही साथ आपने जानबूझ के इस तरीके से अपने इंस्ट्रक्शंस दी जिसके माध्यम से ब्लास्ट हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि हर पेजर में छोटा छोटा एम्यूनिशन पड़ा हुआ था और वो डेटोनेट कर दिया गया। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो मना कर रही हैं, तो अभी फिलहाल बहुत क्लैरिटी नजर नहीं आ रही, लेकिन ये क्लैरिटी जरूर है कि देखिए जितने सारे पेजर्स एक साथ जब ब्लास्ट हुए हैं वो इसलिए हो पाए हैं क्योंकि पेजर नेटवर्क में स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर घुस गए हैं। उसके बाद उन्होंने सिंक्रोनस तौर पर साइमल्टेनियसली तमाम सारे पेजर्स को ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी ताकि वो ब्लास्ट कर सके और वो ब्लास्ट हो पाए। तो मुझे लगता है ये एक नई प्रकार की चुनौती है और सारे राष्ट्रों के लिए अब एक वेकअप कॉल होने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं और घटित होती रहेंगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ होंगी और ये न केवल पेजेस के साथ होंगी। अब अगला पड़ाव मोबाइल रहेगा, इसलिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यानी तकनीक की मदद से दूर बैठा कोई दुश्मन कहीं भी किसी को चित्त कर सकता है, उस तरफ अब चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पवन जी आपका। कुलकर्णी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी धन्यवाद। जगविंदर, आपका भी बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान जारी है और जो हमें खबर मिल रही है 1 बजे तक 41% मतदान हो चुका है। पहले चरण में 7 जिलों की 24 सीटों पर वोटिंग जारी है। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे तक का जो आंकड़ा उपलब्ध है उसके मुताबिक 41% यानी 41% वहां पर लोग मतदान कर चुके हैं मतदाता। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, लंबे वक्त के बाद वहां पर चुनाव हो रहा है और आज पहले चरण का जो मतदान हो रहा है दोपहर 1 बजे तक का जो आंकड़ा उपलब्ध है उस डेटा के मुताबिक 41% लोग वोट वहां पर कास्ट कर चुके हैं। आपके सामने ये तमाम जानकारी भी है कहां कहां पर आज वोटिंग जारी है। कुल 7 जिले हैं और 24 विधानसभा की सीटें और वहां पर इस वक्त मतदान की प्रक्रिया जारी है। और अब बात करेंगे हरियाणा की, जहां पर हर गुजरते दिन के साथ सियासी माहौल भी गर्माता जा रहा है। जोर शोर से प्रचार हो रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता और रेसलर विनेश फोगाट का एक बयान सामने आ गया। जींद की जुलाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि हाथ का निशान यानी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 5 तारीख को यानी चुनाव के दिन थप्पड़ का काम करेगा और दिल्ली में जाकर लगेगा। तो विनेश फोगाट ने यह बयान दिया है। दरअसल कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है पंजे का निशान, उसी को लेकर उन्होंने कहा कि यह थप्पड़ बन जाएगा और दिल्ली जाकर यह थप्पड़ लगना है। 10 साल जो अपमान हुआ उसका बदला लेना है, यह बातें कही गई विनेश फोगाट की तरफ से।
सारी जितवा जाएंगे नू तो मेरा ना चोरी का निशान गुस्सा है गलत जगह दबाया हो हाथ का निशान है तई अरे हाथ का निशान है थप्पड़ का काम करेगा 5 तारीख में बढ़िया जाता है बाद दिल्ली दिन लगेगा जाके। तो ये हाथ का निशान जो है वो थप्पड़ का काम करेगा, ये कहती नजर आई विनेश फोगाट। एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। भोपाल में 3 साल की बच्ची से रेप की घटना सामने आई है। स्कूल टीचर ने 3 साल की बच्ची से यह दरिंदगी की। रेप का आरोपी टीचर कासिम रेहान गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि भोपाल के ही कमला नगर थाना इलाके की यह घटना है। आरोपी टीचर कासिम रेहान पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 साल की मासूम के साथ यह हैवानियत हुई है। तो मध्य प्रदेश से यह अभी की बड़ी खबर आ रही है, भोपाल की घटना। और ये वो तस्वीर भी उस शख्स की सामने आ गई है जिस पर आरोप है, रेप का आरोपी। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये पेशे से शिक्षक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।